नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की क्लास में। आज तबीयत थोड़ी सी डाउन है, आवाज आप लोगों को लग रही होगी थोड़ी थोड़ी भारी है आवाज, तो थोड़ा सा आज कोऑपरेट कीजिएगा। हम लोग लास्ट क्लास में एक चैप्टर खत्म किया था साथ में, और 2 चैप्टर्स के हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे। ऐसा ही कुछ आगे हम करेंगे कि आने वाले चैप्टर्स जो कि होंगे एडवांस टैक्स और क्लबिंग ऑफ इनकम, 2 चैप्टर्स हम एक साथ फिनिश करके फिर उसके क्वेश्चन आंसर एक साथ देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम शुरू करते हैं एडवांस टैक्स, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लबिंग। नोट्स मैं बनवा दूंगा आपके दोनों चैप्टर्स के, सो डोंट वरी। इजी आसान लैंग्वेज में नोट्स बनवाऊंगा, डायग्रामेटिक फॉर्म में नोट्स बनवाऊंगा, ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। सिर्फ ये नहीं कि सीए इंटर पास करने तक याद रहे, आगे भी आप लोगों को याद रहे, क्योंकि इन फ्यूचर एडवांस टैक्स तो चलता ही रहता है। चाहे आप सैलरी में हो, जॉब में हो, चाहे आप प्रैक्टिस में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, किसी भी तरह का आप कुछ भी कर रहे हैं टू अर्न मनी, तो आपको एडवांस टैक्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चलिए सबसे पहले नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो, और चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सरकार आपसे नाम के जरिए कहती है कि हम आपसे टैक्स लेते हैं, किस में? असेसमेंट ईयर में। बट आप नटशेल में कंक्लूजन निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपसे टैक्स लिया जाता है एडवांस में ही। दैट मीन्स जब भी आपकी इनकम जनरेट होती है तभी आपसे टैक्स चार्ज किया जाता है। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपके फादर कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आपके फादर का बिजनेस है, दोनों ही केसेस में मुझे एक बात बताना कि मान लो या तो वो जॉब करते हैं या बिजनेस है, और दोनों में जॉब करते हैं, तो आप उनका एम्प्लॉयर, आपके फादर का एम्प्लॉयर, उनको कहते हैं कि भैया हम आपको सैलरी देंगे मार्च महीने में, मतलब जब साल खत्म हो जाएगा तब हम आपको सैलरी देंगे। मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 की सैलरी हम आपको मार्च 2024 में देंगे, 25 मई 2024 में देंगे, अप्रैल 2024 में देंगे। मतलब एक साल काम करो उसके बाद सैलरी मिलेगी। या आपके फादर का बिजनेस है, तो आपके फादर को जहां जहां से उन्होंने माल बेचा है, वो लोग जिन जिनको माल बेचा, वो आपके फादर को कहते हैं हम आपको पैसे देंगे 1 साल बाद। तो क्या आप मुझे एक सिचुएशन बताओ, आपके फादर उनको क्या जवाब देंगे? भैया मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मुझे भी उनका पेट पालना है, उनकी फीस भरनी है, उनके कपड़ों का खर्च उठाना है, रसोई का खर्च उठाना है। तो इस कंडीशन में हम इतना लेट नहीं कर पाएंगे, हमें पैसा तुरंत चाहिए। तो जब एक बात बताओ, छोटी सी बात है, अगर एक इंडिविजुअल ऐसा सोच सकता है तो पूरी की पूरी सरकार ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? तो सरकार भी आपसे यही कहती है कि भैया ठीक है, अगर आपका टैक्स बनता है तो आप हमें तुरंत दीजिए, हम साल खत्म होने तक का इंतजार नहीं कर सकते। आप कहते हो कि प्रीवियस ईयर खत्म होगा तब हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे, नहीं। ये लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए एडवांस टैक्स का। इन्होंने कहा आपकी इनकम जनरेट हुई है प्रीवियस ईयर 23-24 में, तो हम आपसे टैक्स भी चार्ज करेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 में। प्रोपोर्शनेटली आपसे टैक्स चार्ज करते रहेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स लगता चला जाएगा। जीएसटी एक फिक्स रेट पर चार्ज किया जाता है, तो जीएसटी हैंड टू हैंड चार्ज होता है, जबकि इनकम टैक्स एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। तो ये कहते हैं प्रोपोर्शनेटली हम प्रोपोर्शन बढ़ाते चलेंगे, 15%, 45%, 75%, 100%, 90%, ऐसा करके हम आपसे एडवांस टैक्स चार्ज करते रहेंगे, और आप एडवांस टैक्स देते रहना। ठीक है, आपसे कोई भी कहे कि इनकम टैक्स में तो हमें टैक्स 1 साल बाद देना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इनकम जनरेट की, आपका टीडीएस कट गया, वो भी तो टैक्स ही है। जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ आपको एडवांस टैक्स भरना है। अब लोगों के पास इस टाइम बहुत मैसेजेस आ रहे होंगे, हो सकता है अगर आप भी आईटीआर भरते हैं तो आपके फोन पर या आपके फादर मदर के फोन पर जरूर जरूर मैसेज आते होंगे एडवांस टैक्स के लिए कि आप एडवांस टैक्स भर दीजिए। रेडियो पर भी अनाउंसमेंट होती है, टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आती है एडवांस टैक्स के लिए। तो सिर्फ बोलने के लिए है कि जी हम आपसे टैक्स ले रहे हैं असेसमेंट ईयर में,
जबकि टैक्स आपसे चार्ज कर लिया जाता है प्रीवियस ईयर में ही, चाहे वो टीडीएस के थ्रू चार्ज करें, चाहे वो एडवांस टैक्स के थ्रू चार्ज करें। कुछ थोड़ा बहुत बचा वो आपसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में ले लिया जाता है। तो चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स और इसका दूसरा नाम है पे एज यू अर्न। पे एज यू अर्न, जितना आप पे करते हैं, जितना आप अर्न करते हैं आप उतना पे करते चलिए। एडवांस टैक्स, पे एज यू अर्न, पे एज यू अर्न, आप जितना आप अर्न करेंगे आप उतना एडवांस टैक्स देते चलिए, आप उतना एडवांस टैक्स देते चलिए। अब नॉर्मल केसेस में तो ठीक है आपसे एडवांस टैक्स लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आपसे एडवांस टैक्स एक ही इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है, और वो सेक्शन है मेरे 44 AD और 44 ADA। AE की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 44 AD और 44 ADA। वहां पर आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो 15 मार्च को एडवांस टैक्स लिया जाता है। प्रीवियस ईयर 23-24 का जो एडवांस टैक्स आपसे चार्ज होगा वो कब चार्ज होगा? 15 मार्च 2024 को आपसे एडवांस टैक्स लिया जाएगा। बात समझ आई? आ गई सर, चलिए बहुत अच्छे जी। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि जो 44 AD है और 44 ADA है सर, इसमें 15 मार्च को क्यों लिया जाता है? इसमें एडवांस टैक्स जो दिया जाता है वो क्वार्टरली चार्ज होता है वैसे तो, हर क्वार्टर में, लेकिन 44 AD में और 44 ADA में जो एडवांस टैक्स चार्ज होता है वो क्वार्टरली ना होके वो एक डेट पर चार्ज होता है। 44 AD और 44 ADA ड्यू डेट फॉर एडवांस टैक्स इज 15 मार्च। ऐसा क्यों सर? आपको भी पता होगा 44 AD और 44 ADA में आपसे जो इनकम, आपकी जो इनकम कंसिडर की जाती है वो टर्नओवर बेस्ड होती है। आपसे मैं कहूं आप जून का क्वार्टर खत्म होते ही एडवांस टैक्स दे दीजिए, सितंबर का क्वार्टर खत्म होते ही एडवांस टैक्स दे दीजिए, दिसंबर का क्वार्टर खत्म होते ही एडवांस टैक्स दे दीजिए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपकी टर्नओवर का नहीं पता कब टर्नओवर बढ़ती है कब घटती है। मान लो हो सकता है आपका सीजनल बिजनेस हो, आपका गर्मियों में बिजनेस चलता ही ना हो, आपका सर्दियों में बिजनेस चलता हो, जैसे चाय कॉफी, तो ये लोग की टर्नओवर कब आएगी? इन लोगों की टर्नओवर जो बढ़ेगी एकदम से वो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च में जाकर बढ़ती है। तो इसलिए ये लोग इनके इजी वे के लिए ये लोग कहते हैं कि भैया एक काम करिए, आप हमें एडवांस टैक्स 15 मार्च को दीजिए, क्योंकि आपकी जो इनकम कैलकुलेट होती है वो होती है टर्नओवर बेस्ड। टर्नओवर का 8%, टर्नओवर का 6%, बिजनेस रिसिप्ट्स का 50%। बात समझे? तो 15 मार्च को जब मेरा साल खत्म हो रहा है उस टाइम पर पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि इनकी कितनी टर्नओवर हुई है, और आप एक इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स दे दीजिए। बात समझ आई? लॉजिकल बात है जी सर, लॉजिकल बात है। आइए जी, ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स। चलो इससे पहले बताओ, हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स? लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। कौन कौन बंदा लाइबल टू पे है एडवांस टैक्स के लिए? कौन कौन बंदा लाइबल टू पे है एडवांस टैक्स के लिए? किस किस को एडवांस टैक्स देना है, किस किस को एडवांस टैक्स नहीं देना है? तो इस केस में मैं बता दूं आपको, कोई भी एसएससी अगर उसकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी, एनी एसएससी every SSC liable to pay
advance tax if estimated tax liability is 10,000 और मोर। अगर किसी की भी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है, 10,000 या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में उसको एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाएगा। उस केस में उसको एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाएगा। और दूसरा मैं कहूँ, अगर वो कवर है, अगर एसएससी कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडी या 44 एडी, अगर वो इन दो सेक्शन में कवर होता है तो भी उसको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। तो दो तरह के इंसान एडवांस टैक्स देने के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर किसी की लाइबिलिटी आ रही है एडवांस टैक्स की 10,000 और मोर, या फिर वो पर्सन कवर्ड है अंडर सेक्शन 44 एडी और 44 एडीए में, और वो लाइबल टू पे टैक्स है, लाइबल टू पे टैक्स। अब ये नहीं है 44 एडी में उसकी टर्नओवर का परसेंटेज जो प्रॉफिट आया वो 2.5 लाख रुपए ही आया, तो टैक्स ही नहीं बनता, तो फिर कैसे देंगे। नॉट लाइबल टू पे टैक्स, ऐसे भी तो इंसान होंगे जो नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स है, नॉट लाइबल टू पे एडवांस टैक्स। एक तो सीधा सीधा वही हो गया जो 10,000 से कम लाइबल होगा। इफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी does not exceed 10,000 रुपीज, अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर नहीं जाती है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सेकेंड वन इज एसएससी is senior citizen not having PGBP income। अगर एसएससी मेरा सीनियर सिटीजन है और उसकी पीजीबीपी से इनकम नहीं है, सीनियर सिटीजन को भी एडवांस टैक्स नहीं देना। भैया क्यों बुढ़ापे में लाइनों में लगवा रहे हो बैंक की, खुद से दोगे तो सीए साहब से दोगे तो सीए साहब पैसे चार्ज करेंगे, अकाउंटेंट को दोगे तो अकाउंटेंट पैसे चार्ज करेगा। तो वो कहते ठीक है यार, सीनियर सिटीजन हो, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपसे एडवांस टैक्स ले ही नहीं रहे। आइए जी, ड्यू डेट्स फॉर एडवांस टैक्स, बड़ा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, ड्यू डेट फॉर एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के लिए ड्यू डेट्स क्या क्या होंगी। अगर आपका बिजनेस है 44 एडी का, 44 एडीए का, तो सीधा सीधा ड्यू डेट है आपकी 15 मार्च, और वहां पर आपको 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का जमा कराना है। 44 एडी 44 एडी 44 एडीए में आपको 15 मार्च तक 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी का जमा कराना होता है। अदर केसेस में अगर मैं बात करूं,
अदर केसेस में बात करूँ तो इन्होंने बांट दिया क्वार्टरली। इन्होंने बोला कि जब भी आपका क्वार्टर हो, अप्रैल मई जून, तो जून क्वार्टर तक आप 15 जून तक आप अपना एडवांस टैक्स दे दीजिए। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर तक आप अपना एडवांस टैक्स दे दीजिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 दिसंबर तक आप एडवांस टैक्स दे दीजिए। और अब 15 मार्च जो आने वाली, इसीलिए मैंने कहा था सबको अब मैसेजेस आने लगे हैं कि आप अपना एडवांस टैक्स भर दीजिए, क्योंकि नजदीक ही है 15 तारीख, 15 मार्च नजदीक है, तो इसलिए वो कहते हैं आप अपना एडवांस टैक्स दे दीजिए। किसको कितना एडवांस टैक्स देना है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। जो आप एडवांस टैक्स देंगे 15 जून तक, वो देंगे 15%, यहाँ पर 45%, यहाँ पर 75% और यहाँ पर 100% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो ना। सर मेरा साल खत्म हो जाता 15 मार्च को, ठीक है सर, अगर मैं टैक्स जमा करा तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक, तो भी कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन में लिखवा दूंगा अभी। वो भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। ये नहीं कि 15 मार्च तक जिसने जमा करा दिया वो एडवांस टैक्स, उसके बाद वो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, नहीं। 31 मार्च तक सारे एडवांस टैक्स है। सर मैंने 1 तारीख को जमा कराया 1 अप्रैल को, तो फिर वो एडवांस टैक्स कहाँ हुआ? आपका साल खत्म हो गया, कुछ चीज एडवांस आ रही है उसी को तो एडवांस टैक्स बोलोगे। जब साल ही खत्म हो गया फिर टैक्स दोगे तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आएगा। वो मानेंगे कि आपने अपनी टैक्स कैलकुलेशन की है प्रॉपरली, क्योंकि 31 मार्च तक जो भी इनकम आपकी होनी थी वो आपकी इनकम हो गई। अब वो एडवांस टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। लिखिए ये बात, नोट, if any tax if any tax paid between 15th March to 31st March will also be treated as एडवांस टैक्स। उसको भी क्या माना जाएगा? एडवांस टैक्स की तरह ही माना जाएगा, एडवांस टैक्स की तरह ही माना जाएगा। फटाफट उतारिए। उतार लिया? चल अब मैं बताऊं आपको कि बाई चांस मान लीजिए दो तरह की इनकम का प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। सैलरी में हो, जॉब में हो, तो आपकी सैलरी आएगी हर महीने, प्रिडिक्शन करना आसान है। बिजनेस में हो, प्रिडिक्शन करना आसान है पास्ट के बेसिस पर कि इस महीने में इतनी सेल हो जाती है, इस महीने में इतनी हो जाती है, इस महीने में इतनी हो जाती है। इजी वे। जी सर। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, आपको पता है कि इतना रेंट आएगा ही आएगा। इजी वे, आसानी से आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप इन डेट तक इतने इतने % टैक्स जमा करा दीजिए।
बट दो ऐसी चीजें हैं जिनका पता ही नहीं चलता, जिनका पता ही नहीं चलता कि ये कब आ जाएंगी, ये एकदम से प्रकट हो जाती हैं। जैसे जैसे आपने मान लीजिए कोई आपके पास घर था और वो बेच दिया, क्या हुआ? आपका कैपिटल गेन। आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी थी, आपको नहीं पता, कैपिटल एसेट है आपकी, आप थोड़ी जानते हो आप कब बेचोगे। आप तो जब भी कोई चीज खरीद कर लाते हो या कई सालों से जो चीज चल रही है उसकी यही एक्सपेक्टेशन होती कि भैया अब ये आ तो गई, अब जाएगी यहाँ से खराब होने के बाद ही, तो जितने साल चलेंगे चलाएंगे। लेकिन कुछ बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती कि वो चीजें बीच में बेचनी पड़ती, या फिर अचानक आपका कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी निकल गई और आप कौन बनेगा करोड़पति जीत गए। अचानक से आपने कोई लॉटरी खेली थी और आप गए थे कलकत्ता घूमने, वहां पर लॉटरी खरीदी, लॉटरी खेली थी और वहां पर आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो लॉटरी भी सिस्टम ऐसा है, लॉटरी भी सिस्टम ऐसा, या फिर कहूँ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मेरी ऐसी है जिसका मुझे भी नहीं पता रहता वो कब जनरेट हो जाएगी। तो जब भी आपकी वो इनकम जनरेट हो, तब तब आप क्या करेंगे? एडवांस टैक्स दे देंगे। जो भी मान लीजिए वो आपकी जून में हुई है, 30 जून को, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है? 15 सितंबर को, आप एडवांस टैक्स दे दीजिए। आपकी अक्टूबर में हुई है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है? दिसंबर की, आप दिसंबर में दे दीजिए। सर बाई चांस मान लीजिए कोई ड्यू डेट ही नहीं बची, मान लो 20 मार्च को हुई है, 20 मार्च को कोई डेट बची है यहाँ पर? नहीं। तो आप सीधा सीधा 31 मार्च को जमा करा दीजिए एडवांस टैक्स। उस केस में एडवांस टैक्स के लिए ड्यू डेट है 31 मार्च। सिर्फ दो के लिए ये छूट है। वो कहते हैं इन दो इनकम का बिल्कुल नहीं पता ये कब जनरेट हो जाएंगी, बाकी सब इनकम का पता रहता है कि यार पिछले साल से कंपैरिजन में इतना इतना तो मेरा जनरेट होता ही है। ठीक है, लिखिए, नोट लिखिए अब इसी बात पर। नोट नंबर 2, advance tax in case of advance tax in case of capital gain and casual income, advance tax in case of capital gain and casual income। लिखिए, for these income for these income we cannot estimate tax, hence we cannot estimate income, hence advance tax is paid on next due date after these income arise, and if no due date is pending, if no due date is pending on or before on or before 31st March अगर कोई ड्यू डेट पेंडिंग नहीं है तो आप 31 मार्च तक वो जमा करा देंगे। अगर कोई भी ड्यू डेट पेंडिंग नहीं है तो वो आप 31 मार्च तक जमा करा देंगे।
हाँ जी, चले चले। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया तो क्या? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का चैप्टर होगा, बहुत शानदार टॉपिक है। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, यू हैव टू पे इंटरेस्ट। इन्होंने लिमिट्स लगाई, इन्होंने बताया स्पेसिफिकली कि आप इस डेट तक आप कम से कम इतना तो आप पे कर देंगे, नहीं तो फिर हम आपसे 1% पर मंथ, कितना बोला, 1% पर मंथ का इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। जैसे वो कहता है आप 15% तक नहीं जमा करा पा रहे, 15% तक नहीं जमा कराया आपने क्वार्टर वन का, कितना बोला था मैंने सर? 15%। ये देखिए कितना बोला था जून में मैंने, 15%। वो कहता है आप कम से कम 12% तक जमा करा दीजिए, 3% का चलो मान लेते हैं कि डिफरेंस हो सकता है। अब आपने कराया ही 5% या बिल्कुल नहीं कराया, फर्स्ट क्वार्टर में कराया 8% या बिल्कुल नहीं कराया, कराया 10% या बिल्कुल नहीं कराया, कोई भी सिचुएशन हो, फिर हम आपसे 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। दूसरा 234B का इंटरेस्ट, वो आपसे कहता है कि आप पूरे एडवांस टैक्स का, पूरे एडवांस टैक्स का, पूरे एडवांस टैक्स का साल खत्म होने तक आप 90% जमा करा दीजिए। अगर आपने नहीं कराया तो नेक्स्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब 1 अप्रैल से 23-24 के लिए 1 अप्रैल 24 से वो इंटरेस्ट लगाना चालू कर देंगे 1% पर मंथ के हिसाब से। और जब तक आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं होती या आप अपना एडवांस टैक्स नहीं देते तब तक वो आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो दो तरह का आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, मतलब अगर आपने पूरे साल में 90% जमा नहीं कराया या फिर आपने इस हिसाब से नहीं कराया तो आपसे इंटरेस्ट रेट 1% पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, ठीक, लिखिए ड्यू डेट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। Consequences of non-payment of advance tax. Consequences of non-payment of advance tax, दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आते हैं। एक आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 234B का इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C का। कुछ आपने पहला भी पढ़ा था 234A का इंटरेस्ट, अगर आपने अपनी ITR लेट जमा कराई, याद है? ITR भरी, याद आया? कुछ नहीं याद आया? ITR के चैप्टर में हम लोगों ने वो सेक्शन पढ़ा था 234A। आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती थी, आपने अपनी ITR ही नहीं भरी तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनती थी। अब यहाँ पर 234B, 234B ये कहता है आपने एडवांस टैक्स दिया ही नहीं पूरे साल में, या फिर दिया लेकिन वो पूरे साल में 90% से कम था, तो जो भी डिफरेंस होगा उस पर 1 अप्रैल से 1% पर मंथ के हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 234B लिखिए, if advance tax is not paid, if advance tax is not paid या फिर और advance tax is paid but less than 90% of assessed tax, आपने जमा तो करा दिया 234B का इंटरेस्ट फिर भी लगेगा अगर वो
पूरे टोटल टैक्स का 90% से कम रहा तो 90% से कम रहा तो सर कितना लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ ऑन शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। बात समझ में आई? शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स सर कब से कब तक? 1 अप्रैल से लेकर फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टू डेट ऑफ असेसमेंट, फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट ईयर टू डेट ऑफ असेसमेंट, या फिर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। 234C 234C ये कहता है, एक तो यही बात हो गई सेम, वो कहता है एक तो यही उठा लो यार सीधा सीधा, if advance tax not paid or if advance tax not paid or advance tax paid, advance tax not deferred properly, मतलब आपने जो ये वाली परसेंटेज है, ये वाली जो परसेंटेज है 15, 45, 75, 100%, ये हिसाब से नहीं दिया आपने, उसमें कुछ कोताही बरती, कुछ नीयत खराब थी आपकी, आपने उसमें कुछ टाका मारने की सोची, तो उस केस में हम आपसे 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट रेट एट द रेट इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ सर कैसे चार्ज होगा? लिखो, फॉर क्वार्टर वन 3%, क्वार्टर टू 3%, क्वार्टर थ्री 3%, क्वार्टर फोर 1%। सर 1% क्यों? हाँ जी, डायरेक्टली। बात समझ आई कि नहीं आई? 234B ये कहता है कि आपको 90% तो जमा कराना पड़ेगा, अदरवाइज वी विल चार्ज इंटरेस्ट। और 234C ये कहता है कि आपको जो प्रोपोर्शनेटली बेसिस हमने डेफर्ड किया है एडवांस टैक्स 15%, 45%, 75%, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर उसमें कोताही बरती तो हम आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। ये क्यों? ये 1% क्यों? क्योंकि लास्ट महीना 15 मार्च होता है, पार्ट ऑफ द मंथ था, क्योंकि 15 मार्च तक तो आप लोगों ने टाइम दिया जमा कराने का सरकार ने, तो फिर वो 15 मार्च के बाद का ही तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इसलिए वो पार्ट ऑफ द मंथ 1% चार्ज कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन कराने का अभी मेरा मन है, लेकिन अभी कुछ करेंगे नहीं इस पे, वरना एक दो बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। एडवांस टैक्स के अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ सारे हो जाएंगे। एडवांस टैक्स के अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे सारे के सारे कंप्लीट मिलेंगे आपको। चलिए, इन्होंने कुछ छूट भी दी इस वाले इंटरेस्ट में। ये बोले कोई बात नहीं, अगर आप 12% तक क्वार्टर वन में, तो हम आपको कोई इशू नहीं करेंगे। नो इंटरेस्ट
if no interest in quarter 1, if tax paid is not less than no interest in quarter 1 if tax paid is not less than 12%। एंड सेम बात आप एक और लिखेंगे, नो इंटरेस्ट इन क्वार्टर 2, इन क्वार्टर 2। अगर आपने 36% टैक्स जमा करा दिया तो, जबकि एक्चुअल में कितना था सर 15% और 45%, तो वो कहते चलो सेकेंड क्वार्टर में 36, दैट मीन्स 9% तक की झोलमाल देख लेते हैं, झोलमाल चल जाएगी 9%। तो आपको कम से कम 36% क्वार्टर 2 तक पे होना चाहिए, 12% क्वार्टर 1 तक पे होना चाहिए, तभी जाकर आप पे 234C का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अदरवाइज आप पे 234C का इंटरेस्ट जरूर 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 चार्ज होगा ही होगा। यस और नो बोलिए। चलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे कल इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की। अब आगे हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक एक बार 5 मिनट लगा के फटाफट इसको गो थ्रू करो, पूरे के पूरे चैप्टर को, एडवांस टैक्स को पूरे के पूरे चैप्टर को गो थ्रू करो। हाँ जी, 2 मिनट लगा के एक बार री रीड करो, ताकि अभी जो पढ़ाया है वो आपके दिमाग में अभी बैठ जाए, घर जाने की जरूरत ही ना पड़े कि घर जाओ और याद करो। चलिए जी, हो गया होगा रीड आपका। आइए फटाफट, अगला चैप्टर है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। एडवांस टैक्स कंप्लीट है, कल इसके कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक बार
क्लबिंग तो अभी पढ़ेंगे। आइए जी, एडवांस टैक्स नोट्स निकालो एक बार, समरी बुक, इंट्रोडक्शन, ये बात मैंने सारी आपको समझा दी। क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स, हु इज लाइबल टू पे एडवांस टैक्स, जो 10,000 या उससे ज़्यादा कमाता है। एक्सेप्शन, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका पीजीपी से कोई इनकम नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स, अगर बेशक आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से एक्सीड कर जाए। एस्टिमेटेड करंट इनकम पर आप जमा कराएंगे। हाउ टू कैलकुलेट एडवांस टैक्स, टैक्स निकाल लो सबसे पहले, फिर उसके बाद रिबेट माइनस कर दो, सरचार्ज ऐड कर दो, सरचार्ज उसमें ऐड कर दो, टीडीएस टीसीएस उसमें से माइनस कर देंगे। अगर ये अमाउंट मेरी 10,000 या उससे ज़्यादा आ रही है, अगर ये लेस का जो लास्ट में इधर लेस लिखा हुआ ना, ये यहाँ पर आएगा लेस, लेस एडवांस टीडीएस टीसीएस। अगर ये मेरी लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा आ रही है, ये सब माइनस होने के बाद, तो फिर आपको एडवांस टैक्स देना जरूरी है। इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15th ऑफ मार्च 44 एडी, एडीए के केस में 15th मार्च, अदर्स के केस में हम अभी शेड्यूल देखेंगे। 15th जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च तक आपको एडवांस टैक्स पे करना है। If banks are closed on the last day of payment of installment of advance tax, SSC can pay in next working day। आपका 234 BC का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। यस और नो। शॉर्टफॉल इन एडवांस टैक्स, अगर आपकी शॉर्टफॉल हुई है कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, तो आप ये जो एडवांस टैक्स है ये 31 मार्च तक जमा जरूर करा देंगे। इंटरेस्ट 234A का इंटरेस्ट अगर आप 90% नहीं जमा कराते हैं, इफ नो ROI इज पेड, ROI इज पेड आफ्टर ड्यू डेट, ये तो मैं आप सॉरी 234A, बी की बात नहीं कर रहा, 234A ये मैंने आपको बता दिया था कि आपने ROI फाइल नहीं की या फिर आपने आफ्टर ड्यू डेट ROI फाइल की 1% पर मंथ के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 234F 5,000 रुपये, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ROI चैप्टर में। 234B का इंटरेस्ट अगर आप 90% से कम एडवांस टैक्स दे रहे हैं तो आपको 1% से टैक्स देना पड़ेगा। 1 अप्रैल ऑफ रेलिवेंट ईयर से अप टू पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। 234C का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं तो आप टैक्स देंगे, एडवांस टैक्स देंगे। और अदर केसेस में आप 15 जून तक 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75%, 15 मार्च तक 100% है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला कि आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर 12% भी हो गया, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे अगर 36% भी हो गया। इन दो के लिए कोई रियायत नहीं दी इन्होंने, बस ऊपर वाले दो के लिए रियायत दी है। ठीक है जी, ठीक है सर। बाकी जो भी बचा है एक बार आप खुद से रीड कर लें, कुछ नहीं बचा, एक छोटा सा ये टॉपिक बचा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। इंटरेस्ट ऑन रिफंड, जो भी आपने मान लो ज्यादा टैक्स टीडीएस कट गया आपका या ज्यादा एडवांस टैक्स आपने दे दिया है, तो वो पैसा वापस भी तो चाहिए। जब आपको वो पैसा मिलेगा तो सरकार आपको उस पर इंटरेस्ट भी देगी 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है उसके लिए 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर आपने कोई पैसा सरकार को ज्यादा दे दिया तो सरकार आपको वापस करेगी विद इंटरेस्ट। बोलिए, चैप्टर ओवर आपका। बाकी कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में एज सच नहीं आएगा, कल इसके 2-3 क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, ये चैप्टर और बढ़िया हो जाएगा। अब इसके बाद
हम लोग शुरू करेंगे क्या, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। 1-2 मिनट और लो, बुक से अगर कोई देखना हो तो, एंड टू एंड मिलाना हो तो फटाफट लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, मोटा मोटी पौना घंटा हुआ और ये चैप्टर हुआ समाप्त। सारे नोट्स बनवा दिए आपके। इसके बाद जो चैप्टर है मेरा, वो है मेरा क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम का क्या मतलब है सर? क्लबिंग का मतलब जोड़ देना। क्लबिंग का मतलब जोड़ देना, हाँ जोड़ देना, क्लब कर देना। दैट मीन्स किसी की इनकम किसी के हाथ में टैक्स कर देना। सर ऐसा क्यों? भैया जिसने कमाई उसी के हाथ में तो टैक्स रहनी चाहिए। सरकार भी यही कहती है, जिसने कमाई उसी के हाथ में टैक्स रहनी चाहिए। आप लोग ज्यादा समझदार बनते हो, आप लोग ज्यादा समझदार बनते हो, इसीलिए हम ये वाली इनकम जो इसका एक्चुअल हकदार है उसी के हाथ में हम इसको टैक्स करेंगे। जैसे मान लो आपने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी वाइफ को, उससे रेंट आता था, वो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरती थी। आपने क्या सोचा, क्यों ना 5 लाख तक का तो बेनिफिट लूं। आपकी इनकम 15 लाख थी, आप ऑलरेडी 30% के स्लैब रेट में थे। आप बोले अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी हम तुम्हारे नाम करा दे रहे हैं। वाइफ भी खुश, इनकम टैक्स भी बच गया, एक तीर से दो शिकार। इनकम टैक्स को जब पता चला तो उन्हें पता चला कि ये हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ट्रांसफर की है, तो उस केस में वो कहते भैया इसका एक्चुअल ओनर कौन है? सिर्फ आपने टैक्स प्लानिंग के लिए अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी, ये नहीं चलेगा। हमें कोई इनकम उसके बैंक अकाउंट में नहीं चाहिए, आपके बैंक अकाउंट में नहीं चाहिए। हम सिर्फ टैक्स आपसे लेंगे, टैक्स आपसे लेंगे हस्बैंड से, सही कैलकुलेशन के साथ। दैट इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम। ये चैप्टर का ही नाम क्लबिंग ऑफ इनकम है, कि जो इनकम्स हैं वो जो उनका एक्चुअल ओनर है उन इनकम का, उनके हाथ में टैक्स कराई जाए। इस चैप्टर की एक पता है खूबसूरती क्या है क्लबिंग ऑफ इनकम की? कि कि ये चैप्टर एसएससी कभी भी खुद से फॉलो नहीं करेगा। ये चैप्टर एसएससी कभी भी खुद से फॉलो नहीं करेगा इस चैप्टर को। ये चैप्टर कब एप्लीकेबल होगा? हाँ जी, ये चैप्टर कब एप्लीकेबल होगा एसएससी पर? ये चैप्टर एप्लीकेबल होगा जब एओ को पता चलेगा। चैप्टर की खूबसूरती ये है कि एसएससी कभी भी इस चैप्टर की कंप्लायंस नहीं करता है। वो कभी ना कभी ये सोचता है कि कुछ ना कुछ तो इनकम मैं ट्रांसफर कर ही दूं, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को। बात समझे कि नहीं समझे? सर मदर फादर नहीं, उनके नाम पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, बीवी के नाम पर सब रिस्क लेना चाहते हैं। क्या हो गया कैमरा, फोकस का आइकन। तो जब एओ को पता चल जाएगा, किसी भी तरह पता चले कि भैया ये इनकम ट्रांसफर की जा रही है जानबूझकर, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, तो फिर वो चैप्टर का जो प्रोविजन है क्लबिंग चैप्टर के, वो अप्लाई करेंगे एसएससी पर। एसएससी खुद कभी भी ये नहीं कहेगा चलो मैं क्लबिंग कर लेता हूं। फिर तुम क्लबिंग ही कर लेते हो, फिर तुमने ट्रांसफर क्यों की थी अपनी प्रॉपर्टी? समझ रहे हो? बोलिए। जी सर। चलो
सर क्या फिर हमें इनकम भी ट्रांसफर करनी पड़ती है? नहीं, इनकम ट्रांसफर नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को। आपने एक्स्ट्रा टैक्स दिखा दिया अपने रिटर्न में, बस क्लबिंग लग गई, क्लबिंग अप्लाई हो गई। ये कहीं नहीं है कि क्लबिंग के ये प्रोविजन नहीं, आप सीधा टैक्स दीजिए, आप सीधा टैक्स दीजिए। छह नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लेता वो कई कई बार, क्लबिंग चैप्टर से। तो इसमें हमें क्वेश्चन क्या देखें, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, सेक्शन 60। ट्रांसफर ऑफ इनकम, आपने सिर्फ इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अब इसमें देखते जाना कि कितनी शातिरगिरी से ये लोग काम करते हैं। अगर आप इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं बिना एसेट ट्रांसफर किए हुए, तो जो एक्चुअल ओनर है जिसने इनकम ट्रांसफर की किसी दूसरे के हाथ में, तो उस एक्चुअल ओनर की या फिर कहूं ट्रांसफरर की इनकम में वो इनकम क्लब कर दी जाएगी। मान लो मैं और शाहरुख खान गए थे, मैं और शाहरुख खान गए कहीं घूमने उमने, तो ऐसे ही बात चली, मैंने कहा यार क्यों ना शाहरुख खान तुम अपनी 5 करोड़ की इनकम मुझे दे दो, एसेट वैसेट मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एसेट चाहिए भी नहीं, सिर्फ इनकम कर दो, मैं कुछ बेनिफिट्स हैं मेरे पास, मैं वो करके और आपको कच्चे में पेमेंट वापस कर दूंगा कैश में। हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो इस केस में जो ट्रांसफरर होगा, जो शाहरुख खान है, उन्हीं के हाथ में इनकम टैक्स कर दी जाएगी। तो सर क्या मुझे उनको पैसे देना जरूरी नहीं? वो इनकम टैक्स ये नहीं कहता कि आपको चोचलेबाजी करो, प्रूफ करो, उसके अकाउंट में पैसे दो ना, पता चुपचाप शाहरुख खान टैक्स भर देगा, जो भी टैक्स आएगा क्लबिंग के लिए इनकम पर एक्स्ट्रा। इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम from the asset without transferring the asset, such transferred income is included in total income of the transferor। अब शाहरुख खान ने कोई वो घर मेरे नाम थोड़ी कर दिया था, कोई प्रॉपर्टी मुझे थोड़ी दे दी थी, सिर्फ उससे आने वाली इनकम मुझे डाइवर्ट कर दी थी। ट्रांसफर कैन बी रिवोकेबल और इररिवोकेबल, ट्रांसफर कैन बी रिवोकेबल और इररिवोकेबल। सेक्शन 64 माइनर वाले पर आओ, सेक्शन 64 माइनर वाले पर आओ। हाँ जी, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ ए माइनर चाइल्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। इस पर एक डायग्राम बनाएंगे, सुंदर सा डायग्राम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, माइनर बच्चे की इनकम किसके हाथ में टैक्स की जाएगी? माइनर बच्चे की इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में टैक्स की जाती। क्यों? क्योंकि सबको पता है माइनर जो भी पैसा कमा रहा है, छोटा बच्चा जो भी पैसा कमा रहा है, उसके पीछे किसका दिमाग है? पेरेंट्स का। तो वो कहते हैं पेरेंट्स के हाथ में टैक्स कर देंगे। सर पेरेंट्स के हाथ में किसके में टैक्स करोगे? मदर के में, फादर के में, दोनों के में? नहीं, जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी, जिस भी फादर मदर की, उसके हाथ में हम इसको टैक्स करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए, क्लबिंग प्रोविजन लग जाएंगे। माइनर की इनकम में जिसकी इनकम सबसे ज्यादा होगी उसके हाथ में टैक्स कर देंगे। सर मान लीजिए जो माइनर के पेरेंट्स हैं वो डाइवोर्स ले लिए हैं, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है, अलग अलग रहते हैं, उस केस में अगर अगर पेरेंट्स की जो मैरिज है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जो भी उस बच्चे की देखभाल करता है, लुक आफ्टर करता है, जो मेंटेन करता है उस चाइल्ड को, उसके हाथ में हम क्लबिंग कर देंगे।
आइए, क्लबिंग ऑफ इनकम, माइनर चाइल्ड इनकम, $64,1 है। माइनर चाइल्ड में दो तरह की बातें हो सकती हैं। डू नॉट क्लब following income in the hands of minor। आप ये इनकम माइनर के हाथ में कभी क्लब मत करिए। माइनर चाइल्ड, बेशक वो इनकम कितनी भी हो, बेशक वो उस चाइल्ड की इनकम, बेशक वो किसी ने भी जनरेट करवाई, बेशक कुछ भी हो, लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं, 3 केसेस, जहां पर उसकी इनकम माइनर बच्चे की क्लब नहीं की जाती। अगर पहला केस, माइनर इज हैंडीकैप, नंबर 2, इनकम is out of skill and talent, income is out of skill and talent। अगर माइनर हैंडीकैप है या फिर माइनर का अपना स्किल टैलेंट है, जैसे माइनर गाना बहुत अच्छा गाता है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसका खुद का स्किल है, खुद की टैलेंट है, डांस इंडिया डांस में अच्छा परफॉर्म करता है, उस केस में आप पेरेंट्स के हाथ में उसकी इनकम टैक्स नहीं कर पाएंगे, इनकम क्लब नहीं कर पाएंगे। एंड द लास्ट वन इज इनकम आउट ऑफ मैनुअल वर्क डन, कई आदमी कहते हैं कि छोटे बच्चों से काम करवा रहे हो। इंडिया में काम करवाना कितनी उम्र से अलाउड है? इंडिया में 14 साल की उम्र से आप काम करवा सकते हैं। तो कोई मैनुअल वर्क कर रहा है तो भी पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी, स्किल टैलेंट से इनकम है तो भी पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगी। और माइनर इज हैंडीकैप, अगर माइनर हैंडीकैप है तो भी उस केस में पेरेंट्स के हाथ में उसको टैक्स नहीं करेंगे। बोलिए यस और नो, समझ आया कि नहीं आया? यस सर। चलो दूसरा केस देखते हैं। ऑल अदर इनकम, ठीक है, आप उनको क्लब कर दीजिए। क्लब करूंगा तो दो बातें निकल कर आएंगी, कौन कौन सी? पेरेंट्स मैरिज सबसिस्ट, या एग्जिस्ट भी लिख सकते हो। पेरेंट्स मैरिज इज नॉट सबसिस्ट, अगर उनकी शादी एग्जिस्ट नहीं करती तो जो भी लुक आफ्टर करता है उस बच्चे को, पेरेंट्स हु मेंटेन्ड द चाइल्ड। कई बच्चों के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ सकते हैं, सर मान लो कोर्ट ने आदेश सुना रखा है 6 महीने मदर के पास रहेगा, 6 महीने फादर के पास रहेगा, कैसे करेंगे? इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं कहता, वो कहता जो हमने पहली बार टैक्स कर दिया वही हमने टैक्स कर दिया। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इनकम टैक्स में, बस सीधा सीधा जो पेरेंट्स मेंटेन करता है बच्चे को वही उसका
हकदार है वही टैक्स देगा। अगर शादी एग्जिस्ट करती है तो पेरेंट्स हैविंग ग्रेटर इनकम, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी उसके हाथ में टैक्स किया जाएगा। कई बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हैं ग्रेटर इनकम में, सर हो सकता है इस साल तो फादर की इनकम ज़्यादा थी लेकिन तुरंत उनकी मदर अगले 2-3 साल बाद जॉब पर लग गई, आईएएस आईपीएस बन गई, अब उसकी मदर की इनकम ज़्यादा, तो क्या चेंज कर देंगे? नहीं, एक बार जिसको चुन लिया उसको चुन लिया, बार बार चेंज नहीं करते हैं। यस और नो? यस सर। आइए, क्या रिस्ट्रिक्शन है बच्चों पर? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लिखना चाहो तो लिख लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चाइल्ड। एन नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ चाइल्ड हो सकते हैं। देयर मे बी एन नंबर ऑफ चाइल्ड, या फिर नो लिमिटेशन ऑन चाइल्ड। आप कितने भी बच्चे हो सकते हैं। नंबर ऑफ चाइल्ड फॉर माइनर मैरिड डॉटर, फॉर माइनर मैरिड डॉटर, तो जो उसके असली पेरेंट्स हैं उन्हीं के हाथ में टैक्स किया जाएगा। क्लबिंग will be done in the hands of पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन से? सास ससुर नहीं, पेरेंट्स माँ बाप। माँ बाप की बात हो रही है। अगर माइनर मैरिड डॉटर है, ब्याही हुई बच्ची माइनर है, तो जो उसके असली पेरेंट्स हैं उन्हीं के हाथ में टैक्स होगा, उन्हीं के हाथ में टैक्स होगा। एक छोटा सा सेक्शन है 1032, if income of minor is clubbed, exemption of rupees 1500 पर चाइल्ड इज। अब ये बाबा आदम के जमाने से चलती आ रही, आज के टाइम पे 1500 रुपये। आप खुद सोचो, 1500 रुपये में आजकल एक जोड़ी ड्रेस नहीं आती और ये कह रहे हैं हम आपको 1500 रुपये की एग्जेम्पशन दे देंगे। क्या कर सकते हैं। एक क्रक्स लिख लेना इसमें कि इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में बच्चा होना जरूरी नहीं है। बच्चा होना इतना फोकस की बात नहीं है जितने फोकस की बात है बच्चे की इनकम होना, क्योंकि इनकम होगी तो ही आप क्लबिंग प्रोविजन लगाएंगे, अदरवाइज बच्चे तो सबके ही होते हैं। चलिए, 4-5 क्वेश्चन इस पे बनेंगे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। रिवोकेबल ट्रस्ट सेक्शन 61,
रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सबसे पहले एक बार माइनर वाला देख लेते हैं। ऑल इनकम एक्रू टू माइनर चाइल्ड क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स मदर फादर, जिसकी भी टोटल इनकम सबसे ज्यादा होगी बिफोर सच क्लबिंग, उसके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा। अगर उनकी सबसिस्ट नहीं करती, शादी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में जो मेंटेन करता है माइनर बच्चे को, उसके हाथ में वो कर दिया जाएगा। अगर दोनों के पेरेंट्स नहीं है तो आप गार्जियन या ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में टैक्स नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। अगर दोनों के पेरेंट्स, इंपॉर्टेंट लगाओ इस बात को, अगर दोनों के पेरेंट्स ही नहीं है तो आप, हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स या गार्जियन के हाथ में टैक्स नहीं कर सकते। 1500 रुपये तक की एग्जम्पशन है। एन नंबर ऑफ बच्चाज, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ माइनर चाइल्ड, क्लबिंग नहीं होगी। अगर उसका अपना स्किल टैलेंट है या माइनर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, 80U वाली। माइनर मैरिड डॉटर के केस में इनकम राइजिंग माइनर शैल ऑल्सो बी क्लब्ड, उन्हीं के पेरेंट्स के हाथ में। माइनर अटेंड मेजोरिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो जैसे ही अटेंड करेगा उसके बाद प्रोविजन मेजर वाले, उससे पहले माइनर वाले। इनकम टिल द डेट ही वाज माइनर इन द डेट ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी क्लब्ड, जिस दिन तक, मान लो 1 अगस्त को उसका जन्मदिन है, तो 1 अगस्त तक जो भी इनकम हुई पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दी जाएगी, उसके बाद की क्लब नहीं करेंगे। हाँ जी, माइनर इंक्लूड अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड एज वेल, उसमें अडॉप्टेड बच्चे भी इंक्लूड हैं और स्टेप चाइल्ड भी इंक्लूड हैं। यस और नो? क्लब इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। आपने किसी को कोई एसेट ट्रांसफर कर दी, पहले लोग बाग ट्रस्ट बना के ये चीज करते थे। आपने किसी को एसेट ट्रांसफर कर दी, और जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो प्रॉपर्टी के पेपर्स में, विल में, कॉन्ट्रैक्ट में, कहीं पर भी ये लाइन डलवा दी कि मैं जब चाहूं ये एसेट वापस ले सकता हूं। तो सबके दिमाग में एक बात जाएगी कि जब आपको ट्रांसफर करनी ही है किसी को कोई चीज, तो आप अपना वापस आने का रास्ता क्यों ढूंढ रहे हैं? दैट मीन्स हो सकता है उसमें कुछ झोल हो। इसीलिए उन्होंने बोला कि अगर आप कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर करते हैं जिससे इनकम आती है, और रिवोकेबल ट्रांसफर, आप चाहे तो उस एसेट्स को जब चाहे वापस ले सकते हैं, तो उस केस में जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में इनकम टैक्स कर दी जाएगी। लिखो, एनी पर्सन ट्रांसफर द एसेट अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर, मतलब आप ट्रांसफर तो कर रहे हो लेकिन जो ट्रांसफर है वो रिवोकेबल है, आप उसको वापस ले सकते हो। देन इनकम फ्रॉम such asset shall be clubbed in the hands of ट्रांसफरर, ट्रांसफरर के हाथ में उसको टैक्स कर देंगे। रिवोकेबल ट्रांसफर, एक और एग्जांपल दो इस चीज का। जो भी इंडिया में ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के रूप में काम करते हैं, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 11-12 ऑफ इनकम टैक्स। आप सी फाइनल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लोग बाग क्या करते हैं, एक विल बनवाते, एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी के पेपर बनवाते और ट्रस्ट बनाकर उसको ट्रांसफर कर देते।
और उसमें डाल देते कि जब चाहूं मैं इस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता हूं। अब ट्रस्ट की इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। मान लो आपका कोई घर है तो आपने भी दूसरे को दे दिया, उसकी इनकम वैसे ही एग्जेम्प्ट है, तो उस हाउस प्रॉपर्टी पर आने वाली इनकम पर बच गया टैक्स, किसी को टैक्स नहीं देना पड़ा। बात समझ आई? जी सर। आओ थोड़ा सा एक बार इसके बारे में रीड करते। सेक्शन 61, इफ एनी एसेट्स इज ट्रांसफर्ड रिवोकेबल ट्रस्ट इनकम फ्रॉम सच एसेट इंक्लूड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर जो डीड है उसमें ऐसा प्रोविजन है कि आप ये एसेट जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसका बेनिफिशियरी कभी भी उसको वापस ले सकता है। जो या फिर ट्रांसफर डीड अलाउ द ट्रांसफर टू रिज्यूम पावर ऑफ एसेट्स, इनकम ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम एसेट्स। आप उससे जनरेट करने वाली इनकम कभी भी ले सकते हैं, आप अपने राइट्स कभी भी ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ भी प्रोविजन या क्लॉज डाला जो रिवोकेबल लग रहा है देखने में कि आप ही इस एसेट्स के एक्चुअल मालिक हो, हकदार आप ही हो, आपने बस लॉ की नजरों में धूल झोंकने के लिए एसेट ट्रस्ट को दे दी या एसेट किसी और को दे दी, एक्चुअल में सब कुछ आप ही कर रहे हो। जैसे होता है ना किंग मेकर पीछे बैठा हुआ सारे खेल खेलता है। ठीक है जी। क्लबिंग नहीं होगी अगर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बेनिफिशियरी ट्रांसफर। एग्जाम्पल पढ़ लेना एक बार। आइए, अगर बाई चांस मान लीजिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? आप क्या हैं? मैं हूं जेके। ट्रांसफर ऑफ एसेट टू HUF 64(2), ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपने क्या किया? हाउस प्रॉपर्टी थी आपके नाम पर, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता था, आपने सोचा क्यों ना एक हाउस प्रॉपर HUF बना ली जाए टैक्स सेविंग के लिए, क्योंकि HUF पे अभी 2.5 लाख की एग्जेम्पशन है। मिस्टर जेके ने एक HUF बनाई और बोला ये प्रॉपर्टी मैं HUF को ट्रांसफर कर रहा हूं। जेके ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसको? HUF को। अब मुझे बताओ, अगर जेके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, मैंने आपको कैपिटल गेन में इसके प्रोविजन पढ़ाए थे, अगर कोई भी HUF का मेंबर HUF को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा, सेक्शन 47 लग जाएगा, सेक्शन 47 लग जाएगा। नो कैपिटल गेन, सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। HUF का मेंबर HUF को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, HUF के केस में क्या मैं IOF लगा दूंगा 56(2)(10)? बोलो। नो सर। रिलेटिव को ट्रांसफर हो रही है, नहीं लगा? नहीं लगा सर। लेकिन ध्यान रखना, इस हाउस प्रॉपर्टी से, इस हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम किसके हाथ में टैक्स हो जाएगी? मिस्टर जेके के हाथ में। क्लबिंग लगा देंगे 64(2) की। उतारो फटाफट, बहुत बढ़िया डायग्राम से समझाया मैंने। बहुत ही उम्दा डायग्राम से समझाया है मैंने। ये इनकम जेके के हाथ में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी सेक्शन 64(2) में। ट्रांसफर करने पर ना इसको कैपिटल गेन आएगा ना HUF को कुछ होगा, क्योंकि रिलेटिव से ट्रांसफर हो रही है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आइए। आइए आपका इंतजार है।
64 2, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, एचएफ को। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एचएफ फ्रॉम सच प्रॉपर्टी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके हाथ में क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। क्लबिंग आफ्टर पार्टीशन, अगर बाई चांस मान लो आपने एचएफ को ट्रांसफर कर दी, एचएफ ने पार्टीशन में वो बांट दी, तो क्लबिंग कैसे होगी। इफ कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड अमंग्स द मेंबर ऑफ फैमिली, मिस्टर जेके ने एचएफ को दी, एचएफ ने आगे फर्दर अलग 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 हाथों में एचएफ के जो मेंबर्स हैं सबके हाथ में बांट दी, तो उस केस में इनकम फ्रॉम सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी विच इज रिसीव्ड टू स्पाउस ऑफ ट्रांसफरर माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो जो माइनर चाइल्ड ने पैसा कमाया, स्पाउस को जो पैसा आएगा उससे वो ट्रांसफरर के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। एग्जाम्पल देखो, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, सुंदर एग्जाम्पल है। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, if there is a partition in the family and there are 5 members entitled to share a HF property, HF property ट्रांसफर की जा रही है, मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स, माइनर चाइल्ड ऑफ एक्स, टू मेजर सन्स ऑफ एक्स, assuming they decide to share the property equally in the income, तो उस केस में जो 1/5 इनकम है एक्स की हो जाएगी, जो 1/5 इनकम है मिसेज एक्स की वो भी क्लब कर दी जाएगी एक्स के हाथ में, और जो माइनर चाइल्ड की इनकम है वो तो क्लब होगी ही होगी। 1500 रुपए की एग्जाम्पशन ले लेना बस, माइनर बच्चे की इनकम तो वैसे ही क्लब होती, और जो बच्चों की इनकम है सॉरी, और जो बच्चों की इनकम है वो बच्चों के हाथ में टैक्स होगी। इनकम फ्रॉम 2/5 ऑफ द शेयर ऑफ अदर मेंबर शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मेजर सन इंडिविजुअली। फटाफट एक बार इस एग्जांपल को दोबारा गो थ्रू करो, ये एग्जांपल एक बार यहीं पर दोबारा देखो फटाफट। फटाफट इसको यहीं समझ के यहीं खत्म करके चलेंगे। फटाफट एक बार देखो, आज तबीयत ज्यादा ही डाउन है तो मुझे लगा आपके क्लास देना जरूरी है। चलिए आइए फटाफट आइए, हो गया। अगला सेक्शन देखते हैं, बड़े छोटे छोटे सेक्शन है इसमें। डायग्राम से मैंने बनवाई दिए, 2 सेक्शन हो रहे हैं आपके, 3 लगा लो, 2-3 सेक्शन हो रहे छोटे छोटे। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, कर दो किसको, अपनी वाइफ को या अपने बच्चे की वाइफ को, या फिर कोई इनसे रिलेटेड इंसान है उसको। जैसे सेक्शन 64(1), ट्रांसफर टू स्पाउस सन्स वाइफ या फिर थर्ड पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पाउस या सन्स वाइफ,
मान लो इनके भाई को या इनके भाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, इनके फादर को या इनके फादर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, या तो डायरेक्टली इन्हीं को या कोई थर्ड पर्सन है जो इनके बेनिफिट के लिए की जा रही है प्रॉपर्टी, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? अगर आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की इन एडुकेट कंसिडरेशन फॉर इन एडुकेट कंसिडरेशन या फिर विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन दिया ही नहीं, विदाउट कंसिडरेशन स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी इन एडुकेट कंसिडरेशन। सर स्पाउस को तो 56/10। अच्छा चलो देखते हैं, एग्जाम्पल लो। एक एग्जाम्पल है, मान लो कोई कुणाल नाम का बंदा है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कुणाल की वाइफ को, मतलब अपनी ही वाइफ को, या फिर कुणाल सन्स वाइफ, या फिर फादर ऑफ कुणाल सन्स वाइफ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कुणाल अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, चाहे एडुकेट कंसीडरेशन करे चाहे विदाउट एडुकेट कंसीडरेशन करे, कुणाल के केस में क्या सेक्शन 47 से नो कैपिटल गेन आ जाएगा? हाँ सर, नो कैपिटल गेन सेक्शन 47 लग जाएगा। और यहां पर 56/10 लगे या ना लगे, 56/10 मे और मे नॉट, मे और मे नॉट लग भी सकता है और ना भी लगे, कोई जरूरी नहीं, लग भी सकता है, लगे तो इनको अगर इनकम होती है, बात समझना, अगर इनको इनकम होगी तो ये इनकम सीधे सीधी कुणाल को क्लब कर दी जाएगी। कुणाल के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। फटाफट ये डायग्राम उतारो, फटाफट ये डायग्राम उतारेंगे। फटाफट ये डायग्राम उतारेंगे। आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन है, कोई बात नहीं, आपकी क्लास आज यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद कल ये कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ाए आज पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज करके आना। कल मैं पहले रिवाइज करवाऊंगा एडवांस टैक्स भी और क्लबिंग भी, फिर ये सारे के सारे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो भी है, और 2-3 टॉपिक और बचे हुए वो भी खत्म कर देंगे, आज नहीं करेंगे अभी। एक नोट लिख लो बस लास्ट, इफ कंसिडरेशन इज, इफ consideration is adequate
then there is no clubbing। अगर ये कंसिडरेशन एडुकेट रहा तो मान लो बीवी को ही जो मार्केट वैल्यू थी उस पर बेच दिया, लड़के की वाइफ को जो वैल्यू थी उस पर बेच दिया, थर्ड पर्सन को जो वैल्यू थी उस पर बेच दिया, तो उस केस में फिर क्लबिंग प्रोविजन नहीं आता है। सेक्शन 64(1) सेक्शन 64(1) कहाँ गया उसे ढूंढो। सेक्शन किधर गया? क्लबिंग अराइजिंग टू स्पाउस, रेमुनरेशन वाला तो अभी नहीं पढ़ाया है हमने आपको। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, या तो विदाउट कंसिडरेशन या इन एडुकेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन प्योर गिफ्ट है, कल करेंगे इसको। डायग्राम से मैंने समझा दिया है, एक बार आप खुद से एक बार इसको जरूर रीड कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब है। मैं एक बार तो मन था कि मैं क्लास ना लूं, बट मैंने सोचा नहीं, क्लास लेना जरूरी है। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं और हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए। आज तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, बट सुनने में आया कि बहुत जल्द पोस्टपोन होने वाले। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।